देखिए बेटा 11th क्लास में दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। पहला चैप्टर पूरा कर लिया था, 2 ही टॉपिक थे उसमें बेटा। जीव जगत की विविधता, इसको हमने पढ़ा है। जीव जगत की विविधता में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर कई संख्या में और कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः उनका अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए उनको अलग अलग वर्गों में बांटकर पढ़ा जाता है। जैसे अरबों की संख्या में जातियां हैं। अब इन जातियों को अलग अलग, एक एक को अलग अलग पढ़ नहीं सकते, तो इनको क्या कहते हैं, कई ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो ये अपने पढ़ लिया है कि जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो यही अभी नेक्स्ट टॉपिक आया, जीव जगत का वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको पढ़ेंगे बेटा अपन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए क्या होता है बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, जीवों के वर्गीकरण की बात करें, तो जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले जो नाम आता है वैज्ञानिक का, अरस्तु है। अरस्तु ने क्या कहा था, वर्गीकरण में सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग करके जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और इन्होंने पादपों और जंतुओं को अलग अलग वर्गों में बांटा। तो अरस्तु ने किस प्रकार वर्गीकरण किया बेटा, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले पहला नाम आता बेटा वर्गीकरण में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अरस्तु, एरिस्टोटल। देखिए इनका क्या योगदान है बेटा, इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग करके वर्गीकरण किया है। अब इन्होंने इनका प्रयोग करके कैसे वर्गीकरण किया बेटा, इन्होंने देखिए समस्त पादपों को आकार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है। सभी पादपों को आकार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा है और सभी जंतुओं को रक्त के कलर के आधार पर 2 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से थे बेटा, जंतुओं को इनैमा, ENAIMA, और दूसरा था बेटा एनैमा, ANAIMA, एनैमा। ठीक है, ये वर्गीकरण किसने दिया था, अरस्तु ने। पादपों को कौन कौन से 3 वर्गों में बांटा बेटा, पहला था शाक, दूसरा बेटा झाड़ी और तीसरा था बेटा वृक्ष, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो सबसे पहले वर्गीकरण जो है वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग करके सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने जंतुओं को आरबीसी की उपस्थिति के आधार, आरबीसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति या अपन कह सकते हैं रक्त के रंग के आधार पर जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा है। इनैमा जिनमें रक्त लाल होता है या आरबीसी उपस्थित, आरबीसी, ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिसके रक्त में आरबीसी होती हैं उन्हें इनैमा वर्ग में रखा है। दूसरा जो वर्ग था एनैमा, इसमें इन जीवों के रक्त में आरबीसी कैसी थी बेटा, नहीं पाई गई, आरबीसी अनुपस्थित। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एनैमा में इंग्लिश टर्म में ये आपको ध्यान रखना, एनैमा एक एब्सेंट, यानी आरबीसी इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, इनैमा में आरबीसी प्रेजेंट होती है। पादपों को बांटने का जो आधार था बेटा, इन पादपों को आकार के आधार पर अरस्तु ने 3 वर्गों में बांटा है। पहला सबसे छोटे आकार के पादप जिन्हें शाक कहा है, उससे बड़े श्रब, झाड़ी, और सबसे बड़े बड़े जो वृक्ष थे उन्हें, बड़े बड़े जो पादप थे उन्हें वृक्ष कहा है। तो वर्गीकरण के क्षेत्र में सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग अरस्तु ने किया था और उन्होंने इस प्रकार वर्गीकरण दिया था। ठीक है, नेक्स्ट वैज्ञानिक का नाम आता बेटा जिसका वर्गीकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, जिन्हें हमने पढ़ा था वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है, वो आएगा बेटा कैरोलस लिनियस। तो नेक्स्ट कैरोलस लिनियस। देखिए कैरोलस लिनियस साहब ने क्या कहा था, इन्होंने सभी जीवों को 2 जगतों में बांटा है, 2 जगत, अतः इसे द्विजगत
वर्गीकरण भी कहा है। क्या कहा बेटा? द्विजगत वर्गीकरण। कैरोलस लिनियस ने सभी जीवों को दो जगतों में बांटा है, इसे द्विजगत वर्गीकरण भी कहा है बेटा। वो कौन कौन सी जगत है? पहला जगत था पादप जगत, जिसमें सभी पादपों को रखा है, और दूसरा जंतु जगत, यानी कि बेटा प्लांट किंगडम, और दूसरा एनिमल किंगडम। देखिए इनके वर्गीकरण की जो खासियत थी बेटा, इन्होंने सभी पादपों को एक वर्ग में रखा, उसे पादप जगत का है। जंतुओं को एक अलग वर्ग जगत में रखा है, उसे जंतु जगत का। इन्होंने दो जगत अलग अलग दिए थे। इसका आधार क्या था? इनका आधार इसका यह था कि पादप जगत में ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट, इनमें कोशिका भित्ति एब्सेंट थी बेटा। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऐसे जीव जिनकी कोशिका की चारों ओर कोशिका भित्ति है, उन्हें पादप जगत में रखा। जिनके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं है, उन्हें जंतु जगत में रखा। इनके वर्गीकरण का आधार कोशिका भित्ति था। अब देखिए सभी जीवों को दो जगत में रखा है, दो जगत में रखकर अध्ययन करना मुश्किल था, तो इसकी कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी? ये वर्गीकरण वैसे मान्य है, द्विजगत वर्गीकरण और पंच जगत वर्गीकरण ही सर्वाधिक मान्य है, लेकिन इसकी कमियां क्या थी? इसकी कमियां आने के पश्चात आगे और त्रिजगत वर्गीकरण आया, फिर चतुर्जगत वर्गीकरण आया, और फिर पंच जगत वर्गीकरण आया। तो इसकी कमियां दे रखी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। इस वर्गीकरण की कमी क्या थी बड़ा? इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी थी कि इसमें देखिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ऐसा कोई इसमें डिफरेंस इन्होंने नहीं किया है, कोई अलग प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया है। तो पादप जो होते हैं प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं, जंतु भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, पादप एक कोशिकी भी होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं, जंतु भी एक कोशिकी और बहुकोशिकी होते हैं। तो सारे इन्होंने किया कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को भी एक साथ रख दिया, एक कोशिकी बहुकोशिकी की जंतुओं को भी एक ही जगत में रख दिया। तो इस प्रकार का इन्होंने कोई विशेष बाउंडेशन नहीं किया। तो इसकी कमी जो है, इन्होंने क्या किया कि एक कोशिकीय किस किस में वर्ग, किस किस में इन्होंने डिफरेंस नहीं किया बेटा? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी और प्रकाश असंश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी और प्रकाश असंश्लेषी, इनमें कोई विशेष प्रकार का विभेदन नहीं किया। इनमें इनका विभेद या इनमें अंतर नहीं किया। इसमें इन्होंने अंतर नहीं किया, इन्होंने कहा रख दिया, इन सबको एक साथ ही रख दिया था। इन सबको एक साथ एक ही जगत में रखा गया। तो ये इसकी क्या थी? कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण की क्या थी? कमी थी। इस कमी के पश्चात आगे त्रिजगत वर्गीकरण आया, चतुर्जगत वर्गीकरण आया, फिर पंच जगत वर्गीकरण आया, 6 जगत वर्गीकरण भी है कार्ल वुज का, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण के पश्चात जो सर्वमान्य वर्गीकरण जो है बड़ा, वह पंच जगत वर्गीकरण, उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले थोड़े सा मैं आधार चीज बता दो त्रिजगत और चतुर्जगत की भी। तो ये क्लियर हुआ कैरोलस लिनियस का द्विजगत वर्गीकरण, दो जगत है, कोशिका भित्ति का आधार पर दिया हुआ है, इसकी क्या क्या कमियां रही थी। फिर इसके बाद आता है बड़ा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नया और जगत जोड़ दिया। तो कितने जगत हो गए? 2 जगत पहले थे, तो 3 जगत वर्गीकरण दिया था इन्होंने 2 जगत में एक और जगत छोड़ा। कौन सा जगत जोड़ा बड़ा? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत। दूसरा कौन सा था बड़ा? पादप जगत। और तीसरा रह गया अपने कैरोलस लिनियस द्वारा ही जंतु जगत। तो ये अर्नेस्ट हैकल द्वारा दी गई त्रिजगत वर्गीकरण है। त्रिजगत के पश्चात बड़ा
वैज्ञानिक कहते हैं कॉपलैंड, उन्होंने चतुर्जगत वर्गीकरण दिया। वैज्ञानिक कहते हैं कॉपलैंड जिसने चतुर्जगत वर्गीकरण दिया। कॉपलैंड, उन्होंने कौन सा वर्गीकरण दिया? चतुर्जगत वर्गीकरण। चतुर्जगत वर्गीकरण या फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें बेटा कौन सा नया संघ जुड़ा, ये ध्यान रखना है। अर्नेस्ट हैकेल ने कौन सा नया संघ जोड़ा, नया जगत जोड़ा था? प्रोटिस्टा। कॉपलैंड ने कौन सा नया जगत जोड़ा है? मोनेरा। कौन सा जगत जोड़ा है? मोनेरा जगत। दूसरा प्रोटिस्टा जगत। तीसरा पादप जगत। चौथा जंतु जगत। चौथा जंतु जगत। तो कॉपलैंड द्वारा जो दिए गए वर्गीकरण में चार जगत कौन कौन से ध्यान रखना है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु जगत। कॉपलैंड के वर्गीकरण में कौन सा जगत नहीं है? पंच जगत में से कवक जगत नहीं है। अर्नेस्ट हैकेल ने कौन सा नया जगत दिया था? प्रोटिस्टा जगत। इसमें कौन से दो जगत नहीं है जो अभी पंच जगत चल रहा है? मोनेरा नहीं है और कवक जगत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अपना आएगा सर्वमान्य और सर्व प्रचलित जो वर्गीकरण है आर.एच. विटेकर का। उन्होंने जो वर्गीकरण दिया है, उन्होंने पादप और जंतु, यह सभी प्रकार के जो जीव हैं, सभी जीवों की बाह्य आकारिकी के साथ साथ उन्होंने शारीरिक संरचना, कोशिका के प्रकार, कोशिकीय संरचना, पोषण, प्रजनन और जातिवर्ती संबंध आदि इन लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण दिया है। उसको अपन पढ़ेंगे बेटा। पंच जगत वर्गीकरण जो आर.एच. विटेकर द्वारा दिए गए हैं, जो सर्वमान्य और सर्व प्रचलित वर्गीकरण है। हाँ, तो इसके बाद चतुर्जगत के बाद अपन पंच जगत पढ़ते हैं। पंच जगत वर्गीकरण। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए इसमें क्या ध्यान रखना बेटा। पहली चीज, ये किसने दिया था बेटा? आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. लिख लो, विटेकर। आर.एच. विटेकर ने दिया था। कब दिया बेटा? 1969। पहली चीज। दूसरी, ये जो वर्गीकरण है पंच जगत वर्गीकरण जो आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया था, वो प्रचलित है, सर्वाधिक प्रचलित व सर्वमान्य है। सर्वाधिक प्रचलित और सर्वमान्य वर्गीकरण है। तीसरी चीज बेटा इसमें ध्यान रखनी है। तीसरी चीज जो है, इसका आधार क्या है? वर्गीकरण का आधार क्या बेटा? किस आधार पर यह वर्गीकरण दिया है? तो इस वर्गीकरण के जो मुख्य आधार है बेटा, आकारिकी तो है ही, जीवों की आकारिकी तो है ही, उसके अलग भी 5 और आधार हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? देखिए, पहला बेटा आकारिकी। आकारिकी के अलावा कोशिका प्रकार। कोशिका प्रकार के बाद कोशिका संरचना। कोशिका भित्ति। पोषण की विधि। पोषण की विधि, प्रजनन और लास्ट बेटा जातिवृत्तीय संबंध। जातिवृत्तीय संबंध। मॉर्फोलॉजी, जीव की मॉर्फोलॉजी, सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, न्यूट्रिशन मेथड, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशन। ये 6 जो आधार है बेटा, इन आधारों के आधार पर आर.एच. विटेकर ने सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा है। कौन कौन से 5 जगत हैं? 4 जगत तो कॉपलैंड ने दिया ही था, उसमें एक नया जो जगत जोड़ा है कवक जगत, इन्होंने नया जोड़ा है। कवक जो मृतपोषी जीव होते हैं।
क्लियर यहां तक? कौन कौन से जगत है अपन बात करें जगत की? देखिए बेटा, ये जो आधार है कोशिका का प्रकार, यानी कोशिका कैसी है, एक प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। कोशिका की संरचना कैसी है, उसमें कोशिकाओं की संरचना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक या उसकी आंतरिक संरचना, कोशिका भित्ति पाई जाती है तो पाई जाती है तो कैसी, किस पदार्थ की बनी हुई है। पोषण की विधि, यानी जीव पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है, स्वपोषी है या विषमपोषी है। स्वपोषी है तो कौन सा, प्रकाश संश्लेषी है या रसायन संश्लेषी। प्रजनन की विधि, किस प्रकार से उसमें प्रजनन होता है, लैंगिक जनन होता है या अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक अलैंगिक जनन का भी प्रकार क्या है। और जातिवर्ती संबंध, यानी जीव किस प्रकार, किस जीव से उस जीव का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है, इसको कहते हैं जातिवर्तीय संबंध। क्लियर? अब देखिए जो 5 जगत हैं, आर.एच. विटेकर के जो 5 जगत हैं, कौन कौन से बेटा, पहले उसको लिख देते हैं, फिर उनका अपन कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। पहला जगत है इसके अनुसार बेटा मोनेरा जगत। दूसरा जगत इन्होंने दिया था प्रोटिस्टा जगत। तीसरा कवक जगत। चौथा पादप जगत। और लास्ट बेटा जंतु जगत। ये 5 जगत दिए, आर.एच. विटेकर द्वारा दिए गए 5 जगत यही है। इसमें देखिए मुख्य जो आधार क्या, मुख्य लक्षण क्या है। वैसे ये जो वर्गीकरण दिया है एक आधार पर नहीं दिया है, 6 आधारों पर दिए गए हैं, जो इससे पहले वाली स्लाइड में मैं लिखा चुका हूं। लेकिन जनरली आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मोनेरा में जो है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में सारे जो जीव है एक कोशिकीय होंगे। मोनेरा भी एक कोशिकीय है और प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय है। तब आप कहोगे सर दोनों एक कोशिकीय हैं तो अलग अलग वर्गों में क्यों रखा है। मैं पहले भी कहा है कि एक ही आधार पर वर्गीकरण नहीं किया है, 5-6 लक्षणों के आधार पर यह वर्गीकरण किया है। ये देखिए मोनेरा में एक कोशिकीय के साथ क्या लगे जुड़ा हुआ है, प्रोकैरियोटिक। सारे प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव वो मोनेरा में आएंगे और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किसमें रखा है उन्होंने, प्रोटिस्टा में रखा है। तो डिफरेंस समझ में आया। मोनेरा जगत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। कवक जगत जो है इसमें सारे कवक आएंगे बेटा जो मृतपोषी है, मृतपोषी कवकों को इसमें रखा है। पादप जगत सारे यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय। और प्रकाश संश्लेषी, यानी अपन लिखेंगे इसमें स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। जंतु जगत, ये भी बेटा सारे जीव कैसे होते हैं। इसमें जंतु जगत में जिन जीवों को रखा है वो भी यूकैरियोटिक और बहुकोशिक और विषमपोषी, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, इसे परपोषी भी कहते हैं, परपोषी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये 5 जगत का आउटलाइन पढ़िए। अब अपन एक एक जगत का कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे। 5 जो लक्षण हैं, कोशिका की संरचना, कोशिका का प्रकार, शरीर की संरचना, प्रजनन किस प्रकार होता है, पोषण और जातिवर्ती संबंध का, ये किस जगत में किस प्रकार का ये लक्षण पाया जाता है। इसके बाद अपन शुरू करेंगे बेटा पंच जगत वर्गीकरण का कंपैरेटिवली स्टडी। तो बेटा ये ठीक है, अपन पढ़ते हैं पंच जगत वर्गीकरण का। एक 4 देर का आपकी किताब है बेटा एनसीईआरटी में। देखिए जगत, इधर अपन लिखेंगे बेटा लक्षण, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, कवक, पादप या प्लांटी और जंतु जगत या एनिमेलिया। जंतु, देखिए बेटा लक्षण कौन कौन से हैं। पहला लक्षण है बेटा कोशिका प्रकार, कोशिका का प्रकार, यानी जगत
इनमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो कोशिका प्रकार में पहला बेटा मोनेरा। मोनेरा में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है बेटा? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु सब में किस प्रकार के जीव हैं? इनकी कोशिका कैसी होती है बेटा? यूकैरियोटिक। कैसी कोशिका होगी? यूकैरियोटिक। ठीक है बेटा। दूसरा लक्षण बेटा कोशिका संरचना। कोशिका संरचना कैसी होती है बेटा कोशिका? ये एक कोशिकी होता है, ये भी एक कोशिकी है। प्रोटिस्टा, मोनेरा कितने कोशिकीय जीव होते हैं? एक कोशिकीय। कवक से, कवक, पादप और जंतु ये कैसे होते हैं बेटा? बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। नेक्स्ट लक्षण बेटा केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। अब देखिए जो कोशिका इसमें मोनेरा में किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होगी क्या? नहीं होगी। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। बाकी प्रोटिस्टा से जंतु तक इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित। समझ में आ रहा है? ये जो मैं लिख रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा? बहुकोशिक कवक, पादप और जंतु बहुकोशिक हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिक है। मोनेरा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, मोनेरा में नहीं पाई जाएगी। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। नेक्स्ट है बेटा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति की बात करें, मोनेरा में उपस्थित होती है बेटा। मोनेरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड, बहुशर्करा प्लस एमिनो अम्ल की। बहुशर्करा प्लस एमिनो अम्ल की बनी कोशिका भित्ति मोनेरा में पाई जाती है। जीवाणु पढ़ा था, जीवाणु पढ़ेंगे अपन इसमें, जीवाणु आर्किबैक्टीरिया वगैरह पढ़ेंगे मोनेरा में, तो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड, यानी उसको कहते हैं बहुशर्करा और एमिनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा कुछ में उपस्थित होती है बेटा, आपको लिखना कुछ में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। कवकों में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। किसकी बनी होती है? ये ध्यान रखना, काइटिन की बनी होती है। कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की। पादप में कोशिका भित्ति होती बेटा, कोशिका भित्ति उपस्थित। अरे अरस्तु ने तो कोशिका भित्ति का आधार पर पादप जगत बनाया था, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती उन्हें जंतु जगत, दो ही जगत दिए थे, तो आधार उसका यही था। तो कोशिका भित्ति पादप में उपस्थित होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये दोनों ध्यान रखना आप। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की होती है, पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यह अरस्तु साहब ने बता दिया था। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट आता पोषण। पोषण से पहले अपने काय संरचना। काय संरचना है शरीर की संरचना। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है, मोनेरा में कोशिकीय स्तर का होता है। शरीर संगठन कह सकते हैं, काय संरचना है काय संगठन। तो शरीर का संगठन किस प्रकार का होता है? कोशिकीय स्तर का। प्रोटिस्टा में भी शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का। कवकों में शरीर संगठन बहुकोशिकीय होता है। कौन से स्तर का? बहुकोशिकीय। इसमें उत्तक और अंग स्तर का, इसमें उत्तक, अंग और अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। काय संरचना या काय संगठन, शरीर का जो संगठन है, मोनेरा के जीवों का शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। प्रोटिस्टा के शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। कवकों का शरीर बहुकोशिकीय स्तर का होता है। पादपों में उत्तक स्तर और अंग स्तर का होता है। जंतुओं में उत्तक स्तर, अंग स्तर और तंत्र स्तर का, यानी अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। शरीर संगठन क्या होता है बेटा? शरीर संगठन का मतलब है कि मोनेरा में जो है एक कोशिकी है, तो एक ही कोशिका पूरे
जीव का कार्य करती हैं, पोषण, पाचन, प्रजनन, जो भी है वो कार्य। प्रोटिस्टा में भी एक ही कोशिका द्वारा शरीर की समस्त क्रियाएं की जाती हैं। कवकों में क्या होता है, कुछ कोशिकाएं मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करती हैं। पादपों में उत्तक बन जाते हैं, उत्तक कोई कार्य करते हैं, जिसे अपने पढ़ा जाइलम फ्लोएम उत्तक है। उत्तक और कुछ अंग भी इनका विशेष कार्य करते हैं। जंतुओं में उत्तक, अंग और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जिससे अपने शरीर में पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तो अंग तंत्र मिलकर कार्य करते हैं। अतः शरीर संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है। नेक्स्ट बेटा लास्ट इसमें है प्रजनन। प्रजनन ही अपन पहले पोषण लेते हैं बेटा, पोषण, न्यूट्रिशन। देखिए मोनेरा जो है, मोनेरा स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। तो आपको लिखना बेटा स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में आपको ध्यान रखना है, मोनेरा बेटा प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, मोनेरा प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरा रसायन संश्लेषण द्वारा, रसायन संश्लेषी भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोनेरा में प्रकाश संश्लेषी जीव भी होते हैं, रसायन संश्लेषी जीव भी होते हैं, यानी रसायनों के द्वारा भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया है। स्वपोषी जीव ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, चाहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनावे या रसायन संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 का उपयोग करके भोजन का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, और रसायनों का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट भोजन का निर्माण करना, रसायन संश्लेषी। परपोषी क्या होता है बेटा, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा जो जीव बड़ा ये होता है विषमपोषी और कुछ स्वपोषी। कवक है, ये सारे विषमपोषी होंगे बेटा, विषमपोषी या परपोषी, ठीक है, विषमपोषी लिखो या परपोषी। परपोषी बेटा मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, मृतोपजीवी, यानी मृत सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतपोषी होते हैं। और कुछ कवक परजीवी भी होते हैं, कुछ कवक कैसे होते हैं, परजीवी। तो परपोषी में दो प्रकार आ गए, कवक जो है कुछ कवक परजीवी होते हैं और कुछ कवक, अधिकांश कवक जो है मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। पादप जो है बेटा आपको पता है स्वपोषी होते हैं। और किस प्रकार का पोषण करते हैं, ये कौन सी क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो पादप जो है स्वपोषी है, सिर्फ कौन से प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है पादप। जबकि अपने पढ़ा था मोनेरा स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी स्वपोषी है। जंतु जो है ये भी परपोषी है, जो बड़ा परजीवी हो सकता है, प्राणी समभोजी भी होते हैं। तो ये अपने बेटा R.H. विटेकर के जो 5 जगत थे, उन वर्गीकरण का जो आधार था, ये आपकी NCERT की बुक की में भी सारणी दे रखी है, ठीक है। उसको मैंने ये अलग ये डिफाइन किया बेटा, समझाया कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्यों रखा है इसमें। एक कोशिका प्रोकैरियोटिक, एक कोशिका यूकैरियोटिक, और कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है और किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है, पोषण किस प्रकार का होता है। क्लियर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, एक एक जगत का अपन अलग से वर्गीकरण, अलग अलग से वर्णन पढ़ेंगे, उसमें उसका वर्गीकरण भी पढ़ेंगे और उनके लक्षणों का, मुख्य लक्षणों का अपन अध्ययन भी करेंगे। नेक्स्ट में अपन शुरू करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में मोनेरा जगत, और उसको पूरा भी करेंगे। क्लियर, ओके।